हाय फेब लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे न्यू सॉन्ग बोलता है मैं गया उससे कि चलो ठीक है, इन लोगों ने जो भी विंग के साथ किया उसके लिए तुम इन्हें गुनहगार बोल सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम इन लोगों को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई की मौत का क्या अब तुम उसके लिए मुझे ब्लेम करने वाले हो? मैं गया वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या कहा तुमने? उन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने मुझे शरण दी। शायद तुम ये बोल रहे हो कि उससे ज़्यादा तो मैंने उनके लिए किया था। हर एक दुख, हर एक सुख, हर एक वक्त जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी मैंने उनका साथ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? बस एक बार, एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। इस कल्टिवेशन वर्ड में जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, और जब कभी किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे निकाल दिया, जैसे कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ा था। उन्होंने सालों बाद जब देखा ना कि मुझसे उन्हें फ़ायदा हो सकता है, उन्होंने फिर से मुझे अपनाया। तुम अपने भाई की बात कर रहे हो? अपने आप से पूछो मैं क्या हो कि क्या उन्होंने मुझे सच में अपनाया था? बिल्कुल नहीं। मैं उनके कौन से एहसान का बदला चुकाता? उनकी वजह से मुझे ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ा। मैं वापस अपने सेक्ट आया और वापस से अपने बाप से हर दिन जलील होता रहा। हर किसी को ये लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो कुछ भी मेरे साथ अभी हो रहा है, वो एक आसान सी चीज़ है। नहीं, इस सब को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आप लोग क्या जाने कि मैंने कितनी मेहनत की है। आप लोगों को अपने बाप का ओहदा मिल गया, किसी ने अपने बाप की जिम्मेदारी को पकड़ लिया तो किसी ने खुद अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इस सब के लिए लड़ाई की है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी पछतावा नहीं है। अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो क्योंकि मेरे लिए यही सही था और मैंने वही किया है। मुझे सजा देने वाले आप लोग कौन होते हैं? आप पहले अपने आप को देखिए ना। यहाँ पे खड़ा एक इंसान मुझे ये बोल दे कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया है, हमेशा हर किसी के साथ न्याय किया है, तो वो इंसान मुझे सजा दे सकता है। और रही बात तुम्हारी, बेसंग मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। मैंने हमेशा तुम्हें एक भाई की कमी महसूस ही नहीं होने दी। जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तब तब मैं तुम्हारे पास था। कभी कभी तो अपने सेक्ट के इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो क्या इसके लिए तुम मुझे सजा दोगे? वह संग अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए बोलता है धन्यवाद, लेकिन जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता और ना ही कभी करना चाहता हूँ। तुम्हें सजा तो होके रहेगी। तुमने जो कुछ भी किया है, भले ही तुम अपने बातों के जालों को इस तरीके से फेंक रहे हो कि सभी को ये लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन सच ये है कि गलत करने वाले सिर्फ तुम थे। हम तो बस तुम्हारी चाल में फंसते गए। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी गलती की सजा उन्होंने दी कि तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि अपने बदले के चलते तुम उनकी जान ले लो? तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली है। मेरे जीवन में सिर्फ मेरे भाई थे जिन्हें मैं अपना कहता था, और तुमने बड़ी बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं अच्छे से जानता था कि भेसांग भले ही कुछ भी बोल ले, लेकिन भेसांग के पास इतनी ताकत नहीं है। अब कौन सी बात है, आज तक कभी किसी ने उसको ना स्वॉर्डमैनशिप करते हुए नहीं देखा है। किसी ने भी उसको ना किसी स्पेशल तरीके के कल्टिवेशन का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। उसने हमेशा अपने हाथ में एक निहाज लिया है और थोड़ा बहुत दिखावे के लिए अपने हाथ में तलवार ले ली है, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए रेयरली ही ये चीज़ें होती होंगी जब किसी ने उसको इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, और किया भी होगा तो भी।
शायद वो किसी के दबाव में आके, या फिर बस नाम मात्र के लिए। लेकिन उसने कभी किसी बैटल में हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी की जान नहीं ली। आज तक की लाइफ में उसने अपने स्वॉर्ड को मे बी सिर्फ कुछ ही टाइम म्यान से बाहर निकाला होगा। तो वो तो इस बात के लिए निश्चिंत था कि भले ही वेसांग कुछ भी बोल ले, वो अगर उसे एक थप्पड़ में मार देना, वो यहाँ पे बेहोश हो सकता है, तो उसका टेंशन तो नहीं था। यहाँ पे विंग सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है हमारी बातों का हमें बाद में निवारण करना चाहिए। हम इस वक्त इसकी बातों में फंस रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हमें पहले इसका निवारण करना चाहिए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द उसे पकड़ ले। इससे पहले कि सैनिक वेसांग को ना सॉरी मेंग्याओ को पकड़ पाते, इससे पहले ही उसने पास ही में खड़े जिल्लिंग को पकड़ लिया था और एक स्ट्रिंग जो थी ना, उसने उसके गले पे डाल दिया था। ये देख के सभी लोग यहाँ पे चीख निकल चुके थे, क्योंकि एक तो जैन यांगली अपने बेटे को ऐसे देख रही थी, विंग जैन चेंग अपने नेफ्यू को ऐसे देख रहे थे, और बाकी सभी लोग उस बच्चे के लिए वरीड हो चुके थे। सभी लोगों की चीखें निकल रही थी और धीरे धीरे सभी लोग सिर्फ मेंग्याओ से यही बोल रहे थे कि उस बच्चे को छोड़ दे, उसने कभी कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है, हाँ उसने कुछ नहीं किया, मैं भी उसको मारने वाला नहीं हूँ, बस मैं अपनी सेफ्टी के लिए उसको पकड़ रहा हूँ। जब तक ये मेरे पास है तब तक तुम में से कोई मेरे करीब नहीं आ सकता, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वेसांग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो मेंग्याओ हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम अब क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वेसांग बोलता है, हाँ मैं कभी कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगा। उसने अपने सेंटेंस को कंप्लीट होते होते अपना निहाज जो था ना, वो ओपन करके मेंग्याओ के गले में वार कर दिया था। हालांकि वो जो अटैक था वो इतना डीप नहीं था, लेकिन हाँ वो हल्का सा पेन जो मेंग्याओ का हुआ था ना, उसकी वजह से उसने वो स्ट्रिंग छोड़ दिया था और विंग ने जल्दी से चिनलिंग को अपनी तरफ खींच लिया था। यहाँ पे हल्का सा ब्लड जो था उसकी गर्दन से निकल तो रहा था, लेकिन हाँ घाव कुछ ज़्यादा तेज नहीं था। मेंग्याओ वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है, शायद तुम्हें मैंने कुछ कम आंका है। वेसांग हंसते हुए बोलता है, अभी तो मैंने अपनी क्षमता दिखाई ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसने उस निहाज की हेल्प से ही अब मेंग्याओ पे अटैक करना स्टार्ट किया था। हालांकि मेंग्याओ अभी तक अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था, भले ही उसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम था सेफ करने में। यहाँ पे जब मेंग्याओ फाइनली अपने आप को डिफेंड करते करते शूशी के पास पहुंच चुका था, तो उसने बहुत जल्दी ही उसकी तलवार को बाहर निकाल लिया, क्योंकि भले ही उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। उसने जल्दी से इसका इस्तेमाल किया और उसने अब न्यू हेसांग के निहाज पे वार करना स्टार्ट कर दिया था। निहाज आखिरकार एक लकड़ी का वो है, उसमें एक कागज़ लगा हुआ है, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तलवार के सामने वो नहीं टिक सकता, और अगले ही पल उसका निहाज टुकड़ों में बिखर चुका था। लेकिन यहाँ पे ख़त्म चीज़ें नहीं हुई थी। मेंग्याओ ने अब फाइनली अपना फाइनल जो चीज़ था ना उसको निकाला। उसने अपने हथेली को अचानक से ओपन किया और उसके हाथ पे यहाँ पे टाइगर इंसिल थी, और इसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। आखिरकार क्यों ना हो, उन लोगों के सामने वो उसका इस्तेमाल करने वाला था, और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी वजह से शायद यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। उसने उसका इस्तेमाल करने से पहले ही यहाँ पे शू यांग की तरफ शूशी की तरफ देखा, और उसके बाद उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है यार, उसका अ, दोस्त है, क्राइम पार्टनर है, तो उसको तो छोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसने उसको बाहर जाने के लिए बोल दिया। शुशे यहाँ से बाहर जाता इससे पहले ही विंग ने उसको पकड़ लिया था, और यहाँ पे विंग मेंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम श्योर हो तुम ये कर पाओगे?
देखो, अगर मरना ही है तो सब साथ में मरते हैं ना। सिर्फ एक इंसान को बचा के तुम क्या कर लोगे? ये एक इंसान क्या ही कर लेगा कल्टीवेशन वर्ल्ड में? चलो इस्तेमाल करो ना इसे। तुम भी अच्छे से जानते हो इसे इस्तेमाल करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान इसे इस तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर सकता। करो, इस्तेमाल करो। विंग अपने कदमों को हल्के हल्के मैंग्याओ की तरफ बढ़ाने लगा था। मैंग्याओ भी अच्छे से जानता था कि सच में उसने आज तक कभी भी टाइगर इंसिल को इस्तेमाल नहीं किया है। सुशी को तब तक बाकी सैनिकों ने पकड़ लिया था। लैनवांग जी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर एक बार टाइगर इंसिल विंग के हाथ आए तो शायद विंग उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैनवांग जी की तरफ मुड़ते हुए विंग इशारों में ही कुछ बोलता है, जिसकी वजह से विंग वहीं पे रुक चुका था। लैनवांग जी वहीं पे रुक चुका था। विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए फाइनली मैंग्याओ की तरफ बढ़ते हुए फिर भी बोलता है, क्या हुआ? करो ना इसे इस्तेमाल। क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्यों डर रहे हो? मौत ही तो है। और देखो, तुम अकेले नहीं मरने वाले हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मरने वाले हैं। यहाँ पे जब बाकी छोटे कबीलों के लोगों को ये पता चला था ना कि महंगा इसका इस्तेमाल करेगा और सभी लोगों की मौत हो जाएगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे भगदड़ मचाने लगे थे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बाकी सभी लोगों को हो ही रहा था। क्योंकि मैंग्याओ एक तरीके से पूरी तरीके से फंस चुका था, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर गया तो फायदा उन लोगों को ही है। टाइगर इंसिल का अगर वो बाहर जाके इस्तेमाल करता है तो शायद सिर्फ वही फटेगा, लेकिन अगर वो अंदर करता है तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे सभी मारे जाएंगे। और यहाँ से बाहर जाने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। विंग ने जितने भी लोग बाहर जा रहे थे उनको बाहर जाने दिया, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि अगर बाय एनी चांस गलती से भी उसने टाइगर इंसिल का इस्तेमाल कर लिया तो सभी लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है जितने लोग बच सकते हैं उन्हें बचा दिया जाए। फाइनली विंग अब मैंग्याओ के सामने खड़ा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हो गया? क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना इसे इस्तेमाल। डर लग रहा है मौत से? मौत से डर रहे हो? मत डरो, क्योंकि तुम्हें अगले ही पल मौत मिलने ही वाली है। मैंग्याओ अभी भी अपने हाथ में उस टाइगर इंसिल को लिए हुए था। वो अभी भी अपने आप पे अपनी नर्वसनेस को हावी नहीं होना देना चाहता था, लेकिन वो हो चुकी थी। उसके माथे पे पसीना था, हल्की सी सिकन भी आ चुकी थी। विंग ने अपने हाथ के इशारे से उस टाइगर इंसिल को अपने पास बुला लिया। और यहाँ पे मैंग्याओ ये देख के काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसे भी पता था वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बस उसको दिखा के सभी लोगों को डराना चाहता था, ताकि वो सभी लोगों से छोड़ दे। लेकिन अब वो फाइनली विंग के हाथ में है। विंग मैंग्याओ के सामने खड़े होके बोलता है हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, इससे तुम अनजान हो लेकिन मैं नहीं हूं। क्या कहते हो? तुम्हें एक डेमो दूं? क्या कहते हो इसका इस्तेमाल किया जाए? बहुत साल हो चुके हैं ना, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, और होना तो लाजमी है। उसने अपनी नज़र शुयेंग की तरफ की। मैं शुयेंग क्यों बोल रही हूँ बार बार। उसने शुशी की तरफ अपनी नजरें की, और यहाँ पे टाइगर इंसिल को दिखाते हुए उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा। उसने अपने कदमों को टर्न किया ही था कि तभी मैंग्याओ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, नहीं, उस पे नहीं। विंग मैंग्याओ की तरफ टर्न होते हुए बोलता है, सच में? चलो, कम से कम तुम्हें किसी की तो चिंता है। उसने उस टाइगर इंसिल को अपने आप में छुपा लिया था, और उसके बाद उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे यहाँ पे बंदी बना लिया जाए। भले ही वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन किसी को जान से मार देना शायद ये सही बात नहीं थी। लेकिन कोई था जो उसे आज जिंदा नहीं देखना चाहता था। इसलिए जब उसे विंग ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे पकड़ लिया जाए और शुयेंग और मैंग्याओ दोनों को ही कारागार में डाल दिया जाए, तो ये किसी को पसंद नहीं आया। और वो था वेसांग। वेसांग ने बिना देरी के ही अपनी तलवार, जो कि आज तक शायद बहुत कम बार ही
म्यान से बाहर हुई होगी। आज पहली बार उसने सबके सामने उसको बाहर भी निकाला, और जिस मेंग्याओ को सैनिकों ने पकड़ रखा था और टर्न होके वो जाने ही वाले थे, उसने पलक झपकते ही उसके सामने आके उसके पेट के आर पार उस तलवार को कर दिया था। ये देख के वहां पे सभी लोग हैरान थे। कुछ देर के लिए उस हॉल में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि विंग ने आदेश दिया था कि उन्हें कारावास होगी। तो यहाँ पे वेसांग ने ये अटैक क्यों किया? अगले ही पल जल्दी से लैन सिचेन यहाँ पे मेंग्याओ के सामने आते हैं। वेसांग को उसके सामने से हटा के उसकी तलवार को वो देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं जख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन वो जख्म सच में बहुत ज़्यादा गहरा था। मेंग्याओ अभी भी अपने शब्दों को ना कुछ इस तरीके से उलझा रहा था कि मानो वो अभी भी सबके सामने एक विक्टिम कार्ड ही प्ले कर रहा हो। वो अभी भी ये बोल रहा था कि क्या मुझे कारावास की सजा काफ़ी नहीं थी? तुमने क्यों मार दिया मुझे? तुम मेरे हत्यारे हो। वो वेसांग को गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेसांग शायद ही आज गिल्टी फील करने वाला था। उसने उस तलवार को एक ही झटके में बाहर निकाले और इस बार उसके सीने के आर पार कर दिया। और उसने बची कुछ चीज जो सांस मेंग्याओ के शरीर पे बची हुई थी ना, उसका सहारा लेते हुए बोला, मुझे पता है तुम अभी मरने में थोड़ा वक्त और लगाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि हाँ, तुम्हारे लिए तय की गई सजा मुझे मंजूर नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे भाई मारे गए, तो तुम्हें जिंदा छोड़ना मतलब मेरे भाई के साथ अन्याय था। ज्यादा ना सही, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना काबिल तो बन ही सकता हूं ना कि मैं अपने भाई को न्याय दिला सकूं। और आज मैं ये न्याय दिला रहा हूं। अब अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है ना, तो मेरे भाई से मांगना, क्योंकि तुम बहुत जल्द ही उनसे मिलने वाले हो। ऐसा कहते हुए उसने जो तलवार अभी तक पकड़ रखी थी ना, उसको बाहर खींच लिया और उसके बाद मेंग्याओ को धक्का देके जमीन पे गिरा दिया। आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।